Hey everyone, welcome back everyone. So good morning to all of you guys. So कि सुबह सुबह मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मेरी तरफ से आप सबको गुड मॉर्निंग. ओके, तो स्टार्ट करेंगे आज का मिशन. आज की एक कहानी मेरी जुबानी. और जैसे कि आपको बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक हम कंप्लीट कर चुके हैं बॉस ऑसम तरीके से. ओके, उसके सारे कंसेप्ट हमने सीख लिए. उसके सारे कंसेप्ट सीखने के बाद उसका यूज हमने किया न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. अब आपकी बारी बनती है कि आप कितने नंबर ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. ओके, और जैसे कि मैंने आपको बताया था 3, 4, 5 यानी 3 to 5 क्वेश्चंस इलेक्ट्रोस्टैटिक से पूछे जाते हैं हमारे नीट के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में. और 2 to 3 क्वेश्चंस आप मान के चले, एटलीस्ट 2 मान के चले जेईई मेंस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में. और सेम रेशियो मेंटेन रखता है ये वाला चैप्टर. मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब ये चैप्टर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भाई धुरंधर होने वाले हैं क्योंकि काफी क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं मार्किंग आपको बता देता हूं कि भाई ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. ओके, सो आपका जो इंतजार था ना शॉर्ट ट्रिक्स की, जो नोटबुक थी, जो हैंडबुक है, जो मैगजीन आप मान सकते हो, वो हम बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं. उसको आपके लिए हम लेके आने वाले हैं. तो एक तरीके से एक बेहतरीन हैंडबुक आपके पास होगी और पूरे इंडिया में से बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक्स आपको, मैं ऐसी उम्मीद मान के चल रहा हूं, अगर आपने यूज किया, आपने देखा है तो आपको नहीं मिली होगी, जिनसे क्वेश्चन आप बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्व कर सकते हो बॉस. ठीक है, तो यार इसका रजिस्ट्रेशन एकदम हमने ओपन कर दिया है. आप जल्दी से जाओ और लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप जाके देखो, उसको फॉर्म को फिलअप करो और अपना रजिस्ट्रेशन करा लो. एक मिनिमम अमाउंट उसके लिए हमने रखा है जिससे इंडिया का हर बच्चा इसका यूज कर पाए और मैक्सिमम नंबर ऑफ फिजिक्स के क्वेश्चंस वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्व कर सकता है. विद इन मंथ ये आपके घर तक पहुंच जाएगी, आपके हाथों में होगी. तो देरी ना करें दोस्तों, जल्दी से जल्दी जितना हो सके आप इसको रजिस्टर करा लें. ओके, और सब्सक्राइब कर ले चैनल को, दोस्तों से भी करा लें. जितने भी ज्यादा बच्चों को यार ये मिल सकता है, बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि बहुत ही ऑसम ट्रिक्स हैं, बहुत ज्यादा ऑसम है. आपने एहसास भी किया होगा, दोस्तों को भी बताया. और ज्वाइन कर ले चैनल को, है ना, ज्वाइन कर ले. अब चैनल पे हमारा ज्वाइनिंग का ऑप्शन आ चुका है, तो प्लीज आप उसको ज्वाइन करें अगर आपको अच्छा लगता है. ये कंटेंट आपकी हेल्प कर रहे हैं यार. और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने रजिस्ट्रेशन जरूर करा लेना है. पता कर लेना, आप लिंक में जाएंगे, आप उसको देखेंगे, वहां पे जाके फॉर्म फिलअप करेंगे, आप कॉन्टेक्ट करेंगे कितना मिनिमम अमाउंट होने वाला है उस पर्टिकुलर हैंडबुक के लिए, जिसमें शॉर्ट ट्रिक सारी पॉसिबल रिटन में आपको मिलने वाली है बुकलेट फॉर्म में. समझ गए आप? होप सो आप समझ गए होंगे. इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट शॉर्ट ट्रिक्स ये होने वाली है, सबसे डिफरेंट शॉर्ट ट्रिक्स ये होने वाली है क्योंकि खुद बनाई है आप सबके लिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन. कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करके मार्क्स स्कोर कर सकते हो. ओके, सो देख लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं ना, मजा आएगा. ओके, तो देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जैसे कि मैंने आपको बताया 3 to 5 क्वेश्चंस यहां से भी पूरे चांस होंगे. मिनिमम बहुत रद्दी हाल होगी तो 3 होंगे, अदरवाइज 4 और 5 भी हो सकते हैं. तो आप सोच के देखो, ज्यादा भी नहीं, अगर मैं 4 क्वेश्चन मान के चलो यार, 16 मार्क्स. कम ऑन गाइस, 16 मार्क्स आप लेके चल रहे हो. किसमें सर? नीट में. ठीक है, नीट में बहुत होते हैं यार, एक पर्टिकुलर यूनिट से, एक पर्टिकुलर चैप्टर से आप यहाँ पे मान के चल रहे हो. ठीक है, और अगर हम जेईई मेंस की बात करेंगे, मेंस की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट आईआईटी एडवांस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ. और आईआईटी एडवांस में तो हर साल क्वेश्चन आना ही होता है 100%, बट हम चूंकि यहाँ नीट और जेईई मेंस की ही फोकस कर रहे हैं. सो मेंस में क्या होगा सर? मेंस में 2 से 3 क्वेश्चन मान के चलो, बहुत ही रद्दी हालत होगी तो 2 ही आएंगे. एक तो 100% आता है ना, मतलब ये तो हर साल की चीजें हैं, बातें हैं, ये तो हर साल का पूरा सिनेरियो है. तो ये पहले आप दिमाग में रखिए कि क्यों पढ़ रहे हो, आपके अंदर जो एनर्जी आएगी वो क्यों आएगी, है ना. इस चैप्टर का जो मोटिवेशन है क्यों आएगा भाई, इसलिए आएगा. इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड द करंट इलेक्ट्रिसिटी, यू कैन सी 30+ स्कोर आप यहां से कर सकते हो यार. 30 एटलीस्ट 25+ तो आप उड़ाई डालोगे. ठीक है, इतने यहां से मार्क्स बनाए जाते हैं, सोच लो आप. ठीक है, ओके, सो नाउ बैक टू द पवेलियन. ये हुई बात हमारी मार्क्स की. ये चैप्टर हमारी जिंदगी में ही बोलूंगा मैं क्या रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि हमारा जो एग्जाम है वो हमारी जिंदगी है एक तरीके से. जिस एग्जाम के लिए आप फाइट कर रहे हो, डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए बॉस, तो आपकी जिंदगी है इस समय, तो वही है, एक टारगेट है आपकी लाइफ का, वो जिसके लिए आप फाइट कर रहे हो. ठीक है, तो उसको तो आपने फाइट करना ही करना है, पॉजिटिविटी के साथ करना. नेगेटिविटी नहीं मिला, इट्स ओके, नहीं मिला तो क्या हुआ, हम इंसान हैं, हमारे हाथ पैर आके ये तो एज इट इज सबसे एज इट इज ही रहने वाला है. वो जस्ट एक एग्जाम है. ठीक है, उसको हमने अपीयर करना है, तो फाइट करेंगे ना. गोल होता है ना, गोल है, फाइट करेंगे, बढ़िया तरीके से करेंगे, हारेंगे नहीं,
ठीक है, कम ऑन। तो यार देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। पहले बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे, देन चलेंगे आगे, ठीक है। तो कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने 3 कैटेगरी में इसको रखा है। पहली कैटेगरी सारी जिसमें आप कंडक्टर्स की अंदर जो करंट प्रोड्यूस यहाँ पे हो रही है वो उसका जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं, एक्चुअली मैकेनिक्स होती है जो इलेक्ट्रॉन्स की, उसकी स्टडी करेंगे हम, ठीक है। दूसरी में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जितने भी आपके लॉज आएंगे, केवीएल, केसीएल एंड ऑल, वो सब उनकी बातें करेंगे। एंड तीसरी में जो इंस्ट्रूमेंट आते हैं आपके पास, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट आएंगे, पावर्स आएंगे, इसकी इलेक्ट्रिकल जो पावर होती है उन सब की बातें करते हैं। तो 3 फेज में ये कहीं ना कहीं स्टार्ट होने वाला है, इसको हम कंप्लीट करने वाले, ठीक है। तो देखो यार, जब हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक, ओके थोड़ा सा देख लो, आपने पढ़ा था बॉस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो वहां पे क्या था, स्टैटिक फॉर्म में था चार्ज, तो चार्ज जो था वो रेस्ट पे था। ओ तेरी, अच्छा रेस्ट पे था, यस, तो उसकी स्पीड क्या होती थी, 0। तो सर यहाँ पे क्या करेंगे भाई, करंट बनानी है। और वहां पे मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, समझाया था इन वेरी फर्स्ट लेक्चर, जो बेसिक लेक्चर होता था, बताया था कि नहीं, बोलो बताया था ना बॉस। तो वहां पे मैंने बताया था कि जो चार्ज है अगर ये मूव करने लगेगा तो मूव भी ये 2 तरीके से कर सकता है, या तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा होगा, एक्सेलरेशन नहीं होगा, या वेरिएबल वेलोसिटी के साथ जा रहा होगा जब इसके पास एक्सेलरेशन होगा, ओके। तो यहां पर करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो हम करंट बनाते हैं वो बनाएंगे, यानी जो करंट बनेगी वो बनेगी ड्यू टू मूविंग चार्ज, ओके। यहां पे चार्ज जो होगा वो मोशन में होगा, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया मोशन में होगा, या तो उसका एक्सेलरेशन 0 होगा या एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। अगर एक्सेलरेशन 0 होगा मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जाएगा, और अगर एक्सेलरेशन 0 नहीं है मतलब उसकी वेलोसिटी वेरिएबल होगी, वो चेंज हो रहा होगा, या तो उसका मैग्नीट्यूड या उसकी डायरेक्शन। इतना तो पता है, चलो सर इतना तो हमें पता है, ठीक है। तो यार हम यहाँ पे जो स्टडी करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वो स्टडी करेंगे जब कोई चार्ज मूव तो कर रहा होगा लेकिन जो उसकी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, स्टैटिक है ना, कांस्टेंट होनी चाहिए, नॉट स्टैटिक, कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होनी चाहिए चार्ज की, तो उससे जो करंट प्रोड्यूस होगी वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, दैट इज इन द चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आया, थोड़ा सा बेसिक रिलेट किया हमने कैसे कैसे करना है, इतना सफिशिएंट है, इससे ज्यादा डीप आपको जाने की जरूरत है भी नहीं यार, क्या बात कर रहे हो यार, ठीक है। तो इतना आपके लिए सफिशिएंट है। तो यार सर ये जो चार्ज होगा जो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा होगा, उससे जो करंट बनेगी उसकी बात करने जा रहे हो क्या? यस, उसी की बात करने जा रहा हूं। और आपने बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट है, करंट का मतलब क्या है ये एक्चुअली, करंट का मतलब जैसे वाटर करंट, एयर करंट, मतलब फ्लो करना, मूव करना, समझ रहे हो आप, फ्लो करना किसका, इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज यहाँ पे जो होंगे। तो हम जब चार्ज को फ्लो कराते हैं, और जब चार्ज एक पॉइंट से मतलब एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से दूसरे पे जा रहा है, तो एक जगह से दूसरे पे जा रहा है, तो फ्लो कर रहा है, मूव कर रहा है, तो टाइम भी तो लग रहा होगा ना। तो उसका फ्लो करने का जो रेट होता है, आया याद बचपन वाली डेफिनेशन, याद आ गया हो गया बॉस, ठीक है, कि जो आपका चार्ज है उसका मूव करने का जो रेट है, यानी द रेट ऑफ चार्ज ऑफ the rate of charge of आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको आप डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट को हाउ यू कैन डिफाइन, तो मैं यहीं पे बता रहा हूं आपको जल्दी से, बेसिक सा ये कंसेप्ट है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट, कम ऑन गाइज, दिस इज इलेक्ट्रिक करंट, ओके, इसको हम डिनोट करेंगे आई से, ठीक है, सिंपल है। तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करो, है ना, पहले इसी की हम बातें करेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन किया जाता है दोस्तों, चार्ज जो फ्लो करता है, यानी चार्ज फ्लोन डिवाइड बाय जो टाइम ले रहा है, ठीक है, टाइम टेकन, कितने टाइम के लिए वो फ्लो कर रहा है, ओके। सो ये एक जस्ट डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं कि चार्ज मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, सो दैट्स व्हाई हमने लिख दिया चार्ज फ्लोन डिवाइड बाय टाइम। तो सिंपली इलेक्ट्रिक करंट को आप लिख सकते हो Q बाय T, जो चार्ज फ्लो कर रहा है, ये आपका इलेक्ट्रिक करंट का बचपन वाला फॉर्मूला, जैसे कि मैंने आपको बोला, अभी मैं जस्ट बेसिक की बात कर रहा हूं, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट धीरे 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 बिल्ड हो जाएंगे। और इस लेक्चर में जितने भी हम पढ़ेंगे क्वेश्चन आने का 100% चांस होता है, मेंस और नीट में 100% हर साल आ रहा है, अभी देखना जाके हर साल आ रहा है, इससे जो आज के लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। तो यार सर ये हो गया, ठीक है सर, इलेक्ट्रिक करंट है, अच्छी बात है सर। सर इसकी जो यूनिट होती है ना चार्ज की, कूलम, और इसकी होती है सेकंड, तो कूलम पर सेकंड को बोला जाता है एम्पियर। एम्पियर ए से डिनोट करते हैं,
याद आया कुछ? एम्पियर, ठीक है, ये इसकी यूनिट होने वाली है। अब बाकी बातें बाद में करेंगे कि मैं इसको डिस्क्राइब कैसे करूं एंड ऑल। ये तो मैंने जस्ट डेफिनेशन आपकी क्लियर किया है कि हम करने क्या जा रहे हैं, ठीक है। सो हम करने क्या जा रहे हैं, अब डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं जिसपे क्वेश्चंस आने के चांस हो सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ओके बॉस, जैसे कि मैंने आपको बताया बेसिक सा एक छोटा सा डेफिनेशन हमने देख लिया। डेफिनेशन इन द सेंस करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम करने क्या जा रहे हैं, है क्या। ओके, सिंपल, ठीक है। अब थोड़ा सा और अच्छे से इसको देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को पहले देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, देखो भाई, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे पानी का फ्लो हो रहा है, बहुत तेज पानी फ्लो कर रहा है, तो उसको बोलते हैं वाटर करंट, है ना, फ्लो ऑफ वाटर, है ना। बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, ठीक है ना, हवाएं चल रही हैं, तो एयर करंट। तो वैसे ही अगर चार्ज फ्लो कर रहा होगा कहीं पे, चार्ज मोशन में होगा, उसको बोलते थे इलेक्ट्रिक करंट। करंट का मतलब फ्लो करना, किसका, जिसका फ्लो कर रहा है उसी को नाम दे दिया जाता है। वाटर करंट तो वाटर, एयर तो एयर। सिमिलरली इस तरीके से अगर आप रिलेट करके इसको सीखोगे तो कभी भूल ही नहीं पाओगे ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ चार्ज यू कैन से, ठीक है। आप बोलोगे फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। और जब कोई चीज फ्लो करती है तो उसको एक पॉइंट से दूसरे पे जाने तक कुछ टाइम भी तो लगता है, तो उसके रेट को बोल दिया इलेक्ट्रिक करंट। ये मैंने वैसे बता दिया है आपको, बट फिर भी ये बना दिया मैंने आपको, ठीक है। फ्लोन चार्ज जो फ्लो कर रहा है एंड डिवाइड बाय द टाइम, है ना, डिवाइड बाय द टाइम, नो प्रॉब्लम। और यूनिट मैंने इसकी आपको बता दिया, दैट इज एम्पियर। ओके, अब आ जाओ वापस। जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट है इसको दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर रहे हैं बॉस। सबसे पहली होगी एवरेज करंट, ठीक है, और दूसरी इंस्टेंटेनियस, ठीक है, इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है। तो यार एवरेज का मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, जैसे T1 से T2 के बीच में, सपोज करो एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से निकल के इलेक्ट्रॉन दूसरे पे चले गए, तो एक यहां से यहां तक जाने में, यहां पे टाइम था उसके पास T1, यहां पे था T2, उनके बीच में जो टाइम इंटरवल है, ठीक है। तो एवरेज के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम लिखेंगे एवरेज करंट कैन बी रिटन एज टोटल चार्ज जो फ्लो करा डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे सर, चेंज होता है ना ये, तो है ना, किसी टाइम T2 पे माइनस किसी टाइम T1 पे चार्ज निकाल लेना, और T2 माइनस T1, ठीक है। यहां से एवरेज निकाल लेना भाई, टोटल कितना चेंज हुआ है चार्ज का, ठीक है, और उस पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम पे उसका चेंज ऑफ टाइम इंटरवल जो भी है उसको आप ले लेंगे, ठीक है। तो बस ये फॉर्मूला याद रखना है। इसमें बहुत सारे रिसर्च आपने नहीं करनी है, क्योंकि वी आर गोइंग, इसमें कोई रिसर्च नहीं करनी है, क्योंकि हम फाइट करने जा रहे हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। तो हमारे फॉर्मूले बेसिक कंसेप्ट के साथ हमारे दिलो दिमाग में होने चाहिए, यही होना चाहिए फिलहाल, ठीक है। बहुत सारे रिसर्च नहीं करेंगे आप। इंस्टेंटेनियस का किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, जस्ट लाइक हमने जब हम वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ते थे, एवरेज वेलोसिटी पढ़ते थे, एक्सेलरेशन पढ़ते थे, समझ में आया कुछ, वैसे ही बिल्कुल। तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम पर, है ना, किसी पर्टिकुलर स्मॉल वेरी 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 स्मॉल टाइम पे जो चार्ज फ्लो कर जाएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। यार एक बात बताऊं आपको, अगर वो केवल बोलेगा कि फाइंड इलेक्ट्रिक करंट, तो समझ जाना वो इंस्टेंटेनियस करंट पूछ रहा है, बस खत्म। जब भी वो न्यूमेरिकल में कुछ ना बोले कि कौन सी करंट पूछ रहा है, तो इंस्टेंटेनियस करंट निकालते हैं हम। लेकिन अगर उसने बोला एवरेज करंट पूछेगा, तो उसको बोलना पड़ेगा कि एवरेज निकालो भाई, एवरेज पूछेगा वो, ऐसे नहीं हमें पता चलेगा। लेकिन अगर उसने बोला बस करंट निकालो, इलेक्ट्रिक करंट, तो इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा है। तो इंस्टेंटेनियस करंट को हम लिखते हैं स्मॉल चार्ज इन स्मॉल टाइम। तो आप देख सकते हो ये डिफरेंशियल फॉर्म है कि नहीं है, डिफरेंशियल है। अगर चार्ज वेरिएबल इन एज द फंक्शन ऑफ टाइम गिवन होगा तो डिफरेंशिएट कर देना, चार्ज को करंट आ जाएगी, समझ गए। सपोज करो यहाँ पे चार्ज दे रखा है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, सो यू कैन से डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन यू कैन कैलकुलेट दिस स्मॉल चेंज इन चार्ज इन स्मॉल टाइम। क्लियर? ओके, कैसे कैसे, देखो इधर देखो। मान लिया किसी एक क्रॉस सेक्शन से निकल के किसी दूसरे तक जाने में इलेक्ट्रॉन्स यहां से गए और यहां से निकल के यहां तक चले गए, ठीक है, यहां पे। तो यहां पे टाइम T1 से T2 लिया, तो कितना टाइम लिया T1 से T2, डेल्टा T। यहां पे जो चार्ज था इस टाइम पे वो भी देखो, और यहां पे जो क्रॉस सेक्शन होगा इस पे, यहां पे देखो कितना है, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अगर आप किसी स्मॉल इंटरवल की बात करेंगे बॉस, स्मॉल टाइम में स्मॉल इंटरवल की बात करेंगे, सपोज करो यहां से यहां तक स्मॉल चार्ज ट्रांसफर हुआ है dq, और उसने टाइम लिया dt, तो उसमें जो करंट बनी होगी, समझ गए, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट।
स्मॉल चार्ज का जो वहां पे मूवमेंट हुआ है इन स्मॉल टाइम। सिंपल है, याद रख सकते हो? यस, बिल्कुल रख सकते हैं सर। तो सिंपली जब भी आपको चार्ज गिवन होगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, आपने करंट निकालनी होगी, डिफरेंशिएट कर देना, बात खत्म। यहां पर अगर एवरेज करंट निकालनी है तो जो भी चार्ज गिवन होगा और जो टाइम इंटरवल गिवन होगा उस टाइम को डायरेक्ट पुट करके दोनों चार्ज निकाल के सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, अब अगर यहां से चार्ज निकालना हो, इफ आई इज गिवन, अगर सर हमें करंट गिवन है, करंट इज गिवन, अगर आपको करंट गिवन है एंड यू हैव टू कैलकुलेट द चार्ज फ्लोन, उस वायर में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, अगर ये निकालना पड़ गया तो क्या करेंगे? तो टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, बस देखते रहने का, सब बता रहा हूं। ठीक है, तो यहां से आप डी क्यू निकाल लो बॉस, ये आएगा आई डी टी। ठीक है ना, स्मॉल चार्ज है, टोटल निकालना है जी, मैंने तो टोटल निकालना है जी। ठीक है, जीरो से कुछ क्यू तक जाओ, टाइम t1 से कुछ t2 तक जाओ। ठीक है, तो यहां से टोटल चार्ज आपको क्यू मिल जाएगा और इंटीग्रेशन करके आ जाएंगे t1 से t2 आई डी टी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बॉस, समझने का बॉस, समझने का। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो जब भी करंट गिवन होगी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब अगर करंट गिवन होगी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड यू हैव टू कैलकुलेट द चार्ज फ्लोन इन द वायर, देन यू हैव टू इंटीग्रेट। यहां पुट कर देना, चार्ज दे रखा होगा तो डिफरेंशिएट करके करंट आ जाएगी, और अगर करंट दे रखी है चार्ज निकालना है तो इंटीग्रेट करके चार्ज आ जाएगा। अब आप मेरी भावनाओं को समझ गए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, यस, तो ये बेसिक सा है यार, देखो कोई बड़ी बात इसमें है नहीं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि क्योंकि एक बेसिक सा ही क्वेश्चन आ जाता है और समटाइम अगर हम उसको रिवीजन अच्छा करके नहीं जा रहे हैं, चीजों को अच्छे से पढ़ के नहीं जा रहे हैं, तो हमें तकलीफ में डाल सकता है। जितना छोटा उतना खोटा, है कि नहीं? यस, ओके, सो और क्या कर सकते हैं? और कुछ नहीं कर सकते, एक दो एग्जांपल करके दिखा देता हूं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे करना। हाँ, एक चीज का आप ध्यान रख सकते हैं कि कभी अगर आपको आई वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन हो, आई वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन हो, सपोज करो कुछ भी ग्राफ दे दिया मैंने ऐसे, कोई आई वर्सेस टाइम, तो यहां से ग्राफ स्टार्ट हुआ और यहां खत्म हुआ, तो देखो ये टाइम है t1 और ये टाइम है t2। ये बता रहा है कि टाइम के अकॉर्डिंग पहले करंट बढ़ी, मैक्सिमम हुई, उसके बाद कम हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके का, तो जो इस ग्राफ के अंदर जो एरिया है, एरिया, ये एरिया आपको देगा, टोटल एरिया निकाल लेना, एंड दैट एरिया, चूंकि ये आपने निकाला है ना, ये इंटीग्रेशन जो होता है ये एरिया अंडर द कर्व होता है, यू कैन से एरिया अंडर द कर्व, ये आपका एरिया अंडर द कर्व है एक तरीके से। ठीक है, तो जब भी कभी आईटी ग्राफ गिवन होगा एंड यू हैव टू कैलकुलेट द चार्ज, हमने चार्ज निकालना होगा तो एरिया निकाल लेना, समझ गए आप? अगर करंट की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बट अगर ग्राफिकल क्वेश्चन दे रखा आई वर्सेस टी तो उसका एरिया निकाल लेना और वो एरिया की जो भी वैल्यू होगी हमें चार्ज दे देगी। सिंपल लॉजिक है। ठीक है, सिंपल। मैं कराऊंगा, एक एग्जांपल आपको बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि कैसे करना है। तो एक दो क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, आपको आइडिया लग जाएगा हाउ वी कैन सोल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बाय यूजिंग दीज कॉन्सेप्ट। ओके, तो बेसिक हो गया, पहला बेसिक हुआ है डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक करंट की जस्ट डेफिनेशन। एक छोटा सा पॉइंट है वो आपके दिमाग में आ रहा होगा, मेरे भी आ रहा है, लेकिन मैंने डिस्कस नहीं किया क्योंकि आपने पूछा भी नहीं। कैसे पूछेंगे सर हम, आपके पास थोड़ा ही हम, यस समझ रहा हूं मैं, डिस्कस करूंगा, इसलिए टेंशन नहीं लेने का। ओके, सो हियर वी गो। एक दो क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बोला मैं आपको करके दिखा देता हूं, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा यार कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे हम कर सकते हैं। बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। हियर द क्वेश्चन आप पढ़ लो, इवन आप में से पहले ही उड़ा सकते हो क्वेश्चन को, तो कोई टेंशन वाली बात तो है नहीं। ठीक है, आप पढ़ेंगे, कंसेप्ट मैंने बता दिया, बेसिक से कंसेप्ट में क्या करना है, किस कंडीशन में जो चीज आएगी उसको किस तरीके से हैंडल करना है, ये सब मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन में बोला है कि ए चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज गिवन बाय, है ना, किसी कंडक्टर से कोई चार्ज फ्लो कर रहा है, किसी कंडक्टर किसी क्रॉस सेक्शन से कोई चार्ज फ्लो कर रहा है, उसकी वैल्यू रखी है 2t² + 5। वैसे आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, ये मैं जस्ट एक क्वेश्चन के थ्रू बता रहा हूं, चार्ज की कोई भी वैल्यू लेके आप अपने रैंडमली भी सॉल्व कर सकते हो यार, कोई भी डेटा ले लो। ठीक है, तो उसने दिया ये वाला, सपोज करो ये 5t लिया है, यहाँ पे 5t ये दे दिया सपोज करो। ठीक है, उसने बोला फाइंड द करंट थ्रू द कंडक्टर एट इंस्टेंट टाइम 2 सेकेंड, एट t = 2 सेकेंड पे बताओ उस कंडक्टर में कितनी करंट फ्लो कर रही होगी। ठीक है, इस कंडक्टर में कितनी करंट फ्लो कर रही है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, उसने चेक किया। तो यार क्या बात कर रहे हो यार, चार्ज दिया है टाइम के टर्म्स में, ओ तेरी की, और भाई ये जो करंट होती है ना वो तो होती है dq/dt। ला, मैंने बोला था ना, जब भी कभी चार्ज टाइम के टर्म्स में एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन होगा, टाइम के टर्म्स में गिवन होगा, यू जस्ट डिफरेंशिएट द गिवन चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और डिफरेंशिएट करना था आपका बचपन से है तो आपको आता ही है, मैकेनिक्स में हमने सीख भी लिया, बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने सबको सिखा रखा है। ठीक है, सो यहाँ पे आप निकाल लेंगे d/dt। मैं लिख के बता रहा हूँ, फिर भी आपको कुछ बच्चे नहीं होंगे तो मैं लिख के बता रहा हूँ। तो आप लिखेंगे q की जगह 2t² + 5t,
और आप जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जब पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो 2 कांस्टेंट है बट t के मल्टीप्लाई में तो 2 बाहर रहेगा, डिफरेंशिएशन t स्क्वायर का होगा केवल। और हमें पता है डिफरेंशिएशन में जो पावर होती है वो पहले आगे मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करके लिख दो 2 - 1 तो t बचेगा, प्लस यहाँ पे 5t है तो 5 मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, और t की पावर 1 है तो उसका डिफरेंशिएशन भी 1 हो जाएगा, तो i आपका आ जाएगा 4t। वैसे इतना टाइम मेरे को लेना नहीं चाहिए इसको, मैं ये समझ के चलूं कि आपको डिफरेंशिएशन आता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूं, इसलिए आपको आना चाहिए, हमेशा आना चाहिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बेसिक लेवल पे, ठीक है। तो ये रही करंट। उसने बोला सर किस टाइम पे निकालना है, 2 सेकंड में केवल, तो 2 सेकंड में निकालो ना, 4 × 2 + 5, वैसे आपने उड़ा दिया होगा, ठीक है, 13 एम्पियर। चलो एस करो, 13 एम्पियर, एस करो, एस कर लो अच्छा हाँ, एक चीज और जो मैंने यहाँ पे अभी जो कंसेप्ट थी उसमें नहीं बताई, जो इलेक्ट्रिक करंट है ना भाई, इलेक्ट्रिक जो करंट होती है बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट, तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट है हमें पता है इस इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, इसके पास डायरेक्शन भी है प्रॉपर। अच्छा ये डायरेक्शन की तो बात मैंने करी ही नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन आप लेंगे अगर किसी कंडक्टर में, ठीक है, अगर किसी कंडक्टर में जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर को जा रहा है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज यू हैव टू कंसीडर द इलेक्ट्रिक करंट, मींस अपोजिट टू नेगेटिव चार्ज। अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा होगा, उसके अपोजिट आप इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को मानेंगे, तो ये डेफिनेट डायरेक्शन हो गई कि भाई इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज आपकी इलेक्ट्रिक करंट चली जाती है। तो मैग्नीट्यूड भी है 1 एम्पियर 2 एम्पियर माइक्रो एम्पियर व्हाटएवर, एंड डायरेक्शन भी है, तो स्टिल मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, फिर भी एक वेक्टर नहीं होता, एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। और उसके बारे में मैंने आपको जब आपको मैंने +1 फिजिक्स में जो सबसे पहला चैप्टर हमने पढ़ा था यूनिट एंड डायमेंशन, वहां पे जो फिजिकल क्वांटिटी मैंने डिफाइन करी थी, स्केलर वेक्टर जब मैंने वहां पे डिफाइन किए थे तो वहां पे क्लियरली बताया था आपको, ठीक है। तो वेक्टर क्यों नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता, वेक्टर जो एडिशन लॉ होते हैं वेक्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसको फॉलो नहीं करता, ठीक है, डू नॉट फॉलो, ठीक है, ये उसको फॉलो नहीं करता है। एक्चुअली में हम इसको स्केलर मान के करेंगे, यहां पर जितनी भी कैलकुलेशन हम करेंगे इस चैप्टर में वो स्केलर मान के करेंगे। ऑल्दो अगर मैं आपको रियलिटी में बताऊं ये एक टेंसर क्वांटिटी है, टेंसर, बट दैट इज नॉट द पार्ट, टेंसर क्वांटिटी है। अब आप सोच रहे होंगे टेंसर क्वांटिटी क्या है, टेंसर क्वांटिटी के बारे में भी मैंने वहां पे आपको थोड़ा सा डिटेल बिट बताया था, ठीक है। तो फिलहाल बस आप ये याद रखेंगे कि टेंसर क्वांटिटी है, बट यहां पे जितनी भी कैलकुलेशन हम करने जा रहे हैं वो स्केलर की फॉर्म में करने जा रहे हैं, स्केलर 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 नॉट वेक्टर, ठीक है, डायरेक्ट ऐड कर सकते हो आप, ठीक है। जब आप केसीएल पढ़ेंगे आपको पता है केसीएल पे क्या होता था, किसी भी जंक्शन पे इधर से करंट आ रही है, इधर से करंट आ रही है, इधर से, और उनका जो सम होता था वो फिर नेक्स्ट ब्रांच में एंटर करते थे, तो डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं हम इसको विदाउट डायरेक्शन, समझ गया। तो इलेक्ट्रिक करंट है, माइंड में रखना, आगे चीजों को बात कर लेंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, इतनी सी बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, स्केलर मान के ही करना है, ठीक है, ओके। और ये यहाँ पे होता नहीं है, इंजीनियरिंग वगैरह में होता है, ठीक है ना, ये यहाँ पे होता नहीं है, मतलब यहाँ पे हम नहीं पढ़ते, हमारे सिलेबस में भी नहीं है। सो आपने बस थोड़ा सा दिमाग में रख लेना है, ठीक है, दिमाग में रख लेना है कि भाई स्केलर मान के करेंगे, स्केलर है जी। तो ये हो गया क्वेश्चन आपका, यस सर हो गया। अब एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, इसी टाइप का दे देता हूँ, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल, थोड़ा सा और आइडिया आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा regarding to these formulas, yes, okay, so here we go and this is the next question। और आप देख लो खुद ही, आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि सर इसमें तो ये करना है यार, क्या बात कर रहे हो सर। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, जैसे मैंने q = ये दे दिया, जैसे मैंने q = 2t² - 4t + 1 दे दिया, q = मैंने 3t² - 4t - 5 ऐसा कुछ दे दिया, कुछ भी मान लो, है ना, इस तरीके के चार्ज गिवन होंगे। जब भी चार्ज गिवन होगा या तो आपसे पूछेगा इंस्टेंटेनियस करंट या आपसे पूछेगा एवरेज करंट, सिंपल है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, डेटा ये गिवन है, ये मैंने आपको होमवर्क के लिए दे दिए, सारे फंक्शन आप अपने मर्जी से सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे बोला है कि कैलकुलेट उस पर्टिकुलर आपका जो कंडक्टर है उसमें जो एवरेज करंट है वो निकालनी है। एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल दे रखा है उसने 2 से 4, वो आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। उसने बोला T1 है 2 सेकेंड और T2 है आपका 4 सेकेंड। इस इंटरवल में जब वो 2 से 4 सेकेंड पे जाएगा तो उस इंटरवल में जो उसमें एवरेज करंट फ्लो कर रही है वो निकालनी है, तो नो प्रॉब्लम। तो एवरेज करंट क्या होती है सर, डेल्टा Q ओवर डेल्टा T। क्या बात कर रहे हो, मेरे से क्यों करा रहे हो, तो डेल्टा Q का मतलब Q2 - Q1 ओवर T2 - T1। तो Q2 मतलब यहां इस टाइम पे मिलेगा, Q1 मतलब यहां मिल जाएगा। तो देखो यहां से निकालो Q2, तो 5 × 4 का स्क्वायर -2 × 4, तो आ जाएगा 16, 80,
8 72 आ गया। क्या बात कर रहा है, 72 आ गया। वैसे Q1 निकाल लो, Q1 कितना आएगा सर 5 और टाइम कितना 2 -2 × 2 ये आ गया 20 - 4 तो ये आएगा सर 16। तो यहां पे पुट कर दो 72 - 16 एंड टाइम 2 है 4 - 2 एंड यू कैन राइट दिस 6 ही होगा, 5 होगा, 2 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो एवरेज करंट आएगी 2 to 18 आई मीन 28 एम्पियर। यही होना चाहिए, चेक करो 28 एम्पियर। कैलकुलेशन आप लिटिल बिट चेक कर लेंगे, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो यार इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो केवल इसमें पूछी गई थी एवरेज करंट। भाई इसी में इंस्टेंटेनियस भी तो पूछ सकता था। जब इंस्टेंटेनियस पूछेगा तो किसी एक टाइम पे पूछेगा, या 2 पे या 4 पे या 1 पे या 0 पे, कुछ भी। अगर पूछता है इनिशियल करंट कितनी है उसमें, तो टाइम 0 ले लेना उस समय, ठीक है। तो भाई ये फंक्शन लेके आप सॉल्व कर सकते हो, दोनों वैल्यू कैलकुलेट करना। आई निकाल लेना, कोई टाइम ले लेना, आई निकालना एट या तो लेना 1 सेकेंड, प्रैक्टिस हो जाएगी, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। और अगर एवरेज निकालोगे तो टाइम इंटरवल ले लेना T1 1 सेकेंड और T2 ले लेना 2 सेकेंड। पहला क्वेश्चन ये अप्लाई कर देना, और T1 ले लेना 2 सेकेंड और T2 ले लेना 3 सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन ये अप्लाई कर देना। तो अपने आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। होप सो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। सो कोई पंगे वाली बात आएगी नहीं। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेके और बता देता हूं, फिर इसके फेज 2 में एंटर करते हैं, जहां पे हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स, जो उसकी इलेक्ट्रॉन्स की बेसिक मैकेनिक्स है, हो क्या रहा है, बन कैसे रही है करंट, उन सारी चीजों पे चलेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह नाम सुना है सबका, करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड ऑल, सब कुछ बात करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गई एक तरीके से। ओके सो हियर वी गो। एक एग्जांपल मैंने आपको ले लिया जस्ट ये बताने के लिए कि आप यू नो जब आपको ग्राफ गिवन होता है तो उसको कैसे यूज करने वाले हो, ठीक है। कम ऑन। तो यहाँ पे एक I वर्सेस T ग्राफ दे रखा है, मतलब करंट वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है। मतलब यहाँ पे जो करंट है वो टाइम के अकॉर्डिंग इस तरीके से लीनियरली वेरी कर रही है। ग्राफ में बिल्कुल सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया गया है। उसने पूछा फाइंड टोटल चार्ज फ्लोन, टोटल चार्ज कितना फ्लो कर रहा होगा किसी पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए बात कर रहा होगा। जस्ट आप समझे बात को, ठीक है। तो जब भी चार्ज की बात कर रहे हो और ग्राफ गिवन हो, यार क्या बात कर रहे हो सर, ग्राफ दे रखा है IT, और जब IT ग्राफ गिवन हो तो एरिया निकाल लेंगे टोटल, और वो जो टोटल एरिया होगा टोटल चार्ज दे देगा हमें, ठीक है, टोटल चार्ज दे देगा हमें, ठीक है। तो चार्ज निकालने के लिए एरिया निकालो ना। एरिया इसका देखो क्या है, ये जो ग्राफ है ये क्या बना रहा है, इसके साथ एक ट्राइंगल बना रहा है। तो हाफ इंटू बेस, बेस ये रहा 0 से 2 यानी 2, और इसकी हाइट ये रही 0 से 6 यानी 6, तो ये कैंसिल। तो Q2 आ गया 6 कूलम मान लेंगे ना, क्योंकि यह है सेकंड में, यह है एम्पियर में। इतना चार्ज फ्लो कर रहा होगा कहीं ना कहीं, समझ गए बात को। तो बस मैंने आपको जस्ट बताना था कि लॉजिक क्या है। कम ऑन गाइस, मैंने बताना था कि लॉजिक क्या है, यूज कैसे करना है। ये हुई कहानी खत्म, ठीक है, ये हुई कहानी खत्म हमारी बेसिक की। करंट को अप्लाई कैसे करना है, इसके फॉर्मूले का यूज कैसे करना है, थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया होगा कि यूज कैसे करेंगे। अब दोस्तों यहां से स्टार्ट होती है मेन जर्नी। इलेक्ट्रॉन्स की जो मैकेनिक्स है वो क्या है, किस तरीके से ये हम इसको ट्रीट करते हैं, ठीक है ना। तो वो सारी बातें हम यहाँ बात, जितने भी टर्म्स आपने पढ़े थे, जिनके फॉर्मूले आपको याद करने होते हैं, और जिनसे हर साल नीट और जेईई में एक क्वेश्चन यहां से इस पूरे चैप्टर से, इस पर्टिकुलर फेज से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्या है उसकी कहानी, मेरी जुबानी, लेट्स सी। ओके गाइस, सो बात कर रहे हैं हम किसी कंडक्टर की, किसी पर्टिकुलर वायर, एक कंडक्टिंग वायर आपके पास होने वाला है, और उसके अंदर क्या क्या हो रहा है, इस पूरे प्रोसेस को मैंने नाम दिया मैकेनिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यू कैन से इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स, ठीक है। बनी कैसे बनाते हैं हम, क्या तरीका है भाई, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे समझनी है, देखनी है, समझिए लॉजिक। तो क्या करने वाले हैं सर, देखो भाई, सपोज करो मैकेनिक्स ऑफ कंडक्टर्स में जितने भी टर्म्स आपके पास आएंगे, सारे टर्म्स की डिस्कशन मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक करंट का रिलेशन निकालना है, ठीक है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हम बात करने वाले हैं, करंट डेंसिटी की हम बात करने वाले हैं। आपको बताया इनमें से किसी न किसी एक पे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, 2 पे, 3 पे, 4 पे, किसी का भी यूज हो सकता है भाई। करंट डेंसिटी की और रेजिस्टिविटी की बात करने वाला है, रेजिस्टिविटी, ठीक है, और कंडक्टिविटी की बात करने वाला है, कंडक्टिविटी, ओके सर, और मोबिलिटी की बात करने वाला है, मोबिलिटी की बात करने वाला है, रेजिस्टेंस की बात करने वाला है। आप समझ गए, इतने सारे टर्म्स यहाँ पे डिस्कस होने वाले हैं।
ठीक है, सारे टर्म्स यहाँ पे डिस्कस होने वाले हैं जो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। अब आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक समझाऊंगा, उसके बाद डायरेक्ट कंसेप्ट पे आ जाऊंगा फॉर्मूला बेस्ड, क्योंकि इसमें अल्टीमेटली फाइनली आपको नोट्स बनाने हैं और नोट्स बनाने के बाद फॉर्मूले को याद ही रखना है और याद रखने के बाद उसकी लॉट ऑफ प्रैक्टिस करनी है डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आसान होता है लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी टिपिकल होती है, क्योंकि जब कैलकुलेशन हम करते हैं तो उसमें पॉइंट्स में बहुत सारी चीजें होती है, उनको मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना थोड़ा सा टिपिकल होता है, न्यूमेरिकल टिपिकल नहीं होता है। फॉर्मूला सबको याद होता है अगर आप याद करके जाओगे तो। ठीक है, समझ गए क्या कह रहा हूं? ओके, तो अब बात करते हैं मैकेनिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स। कम ऑन, सपोज करो एक हमारे पास कोई कंडक्टर है, एक कंडक्टिंग वायर है, आप ऐसे मान लें। ठीक है सर, ओके, तो यार सर ये कंडक्टर है और कंडक्टर दुनिया में चाहे वो कंडक्टर हो या फिर नॉन कंडक्टर हो, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही होंगे। ओके ओके ओके, पर मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में बताया था सारे इलेक्ट्रॉन मतलब दुनिया के हर कंडक्टर में इंसुलेटिंग, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, सारे इलेक्ट्रॉन करंट बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते, केवल वही करते हैं जो मूव कर सकते हैं, जो भाग सकते हैं, जिनके पास स्पीड होती है। समझ गए होंगे? ठीक है, तो यहां पे हमने एक चीज देखनी है कि यार सर कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं, ठीक है, और इनमें रैंडम मोशन हो रहा है। अगर ये आइसोलेटेड इस तरीके से रखा हुआ है एक तरीके से, अगर मैं इसको फील्ड में रख भी दूंगा तो क्या होगा, पहले आप समझो। मान ले मैंने फील्ड में कुछ भी नहीं रखा है, ठीक है, तो ये जो किसी भी कंडक्टर, अगर हम बैटरी अप्लाई नहीं कर रहे, सपोज करो हम बैटरी अप्लाई नहीं कर रहे, बैटरी का मतलब एक एक्सटर्नल फोर्स इसको नहीं दे रहे, एक एक्सटर्नल एनर्जी इसको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, है ना। सिंपल हो, आप हो, देखिए जैसे आपको फ्री छोड़ दिया गया है, यार जाओ जी लो अपनी जिंदगी, तुम्हारे घर वालों ने फ्री छोड़ दिया है ना, तो भाई तुम तो अपनी मर्जी से घूमोगे ना, कुछ भी करोगे अपनी मर्जी से करोगे ना, क्योंकि यार फ्री, यू आर टोटली फ्री, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो कोई मतलब नहीं बनता है, तो आपके ऊपर फोर्स तो नहीं है। लेकिन अब है, पढ़ रहे हो ना, देखो बैठ के पढ़ रहे हो ना, पढ़ना पड़ रहा है ना, अगर नहीं पढ़ोगे तो आ जाएंगे घर वाले तुरंत, भाई पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, बताइए जरा क्यों नहीं पढ़ रहा है यार, ऐसे होगा। ठीक है, तो वो फोर्स है, वो बैटरी का काम कर रहा है। अभी हम यहाँ बैटरी नहीं है, हम इमेजिन करते हैं मैं भी और आप भी फ्री है और निकल लेते हैं पतली गली से, नहीं भाई निकलने का नहीं यार, ठीक है, पढ़ने का बॉस, ठीक है, तो फ्री है ये। तो यार सर अगर ये फ्री है तो भाई इनमें रैंडम मोशन होती है, ये रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, रैंडम मोशन। सर ये क्या होता है भाई, किधर भी किसी भी डायरेक्शन में जा रहे होंगे, आपस में भिड़ रहे होंगे। इमेजिन करो, मैं एक इमेजिनेशन आपको कराता हूं। इमेजिन करो कहीं पे एक बड़ा सा मैदान है, जैसे दिल्ली की हम बात करें, प्रगति मैदान की आप बात कर लो, ठीक है, बहुत सारे बंदे इकट्ठे हो रखे हैं, ठीक है ना, बहुत सारे बंदे इकट्ठे हो रखे हैं, और किसी ने गलती से बोल दिया भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने वाला है और यहाँ पे धमाका होने वाला है, किसी ने बोल दिया, ऐसे अनाउंसमेंट कर दी, तो सोचो वो सारी भीड़ अपने, अब वो भीड़ इतनी सेंस थोड़े लगाएगी भाई, अपने सब अपनी जान बचाएंगे ना कि नहीं, और आराम से जाएंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे, आराम से निकलते नहीं, वो रैंडमली भागेंगे, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, आपस में ही लड़ जाएंगे। इमेजिन कर रहे हो, आपस में ही लड़ जाएंगे, आधे तो वहीं मर जाएंगे, आपस में ही लड़ के मर जाएंगे, ठीक है, वहीं गिर जाएंगे, क्योंकि वो रैंडम मोशन है, उनकी एक पर्टिकुलर डेफिनेट डायरेक्शन नहीं है। वही केस यहां पे होता है इनिशियली कंडक्टर के अंदर। भाई अगर ऐसा ना होता ना, अगर ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एम आई चल रहे होते ना विदाउट एनी फोर्स, तो भाई किसी भी कंडक्टर को टच करने से हमें करंट लगता है तुरंत, है ना। ये आयरन, ये जितने मेटल्स आप देखते हो उनके अंदर चार्ज हैं, वो घूम रहे हैं, लेकिन ड्यू टू थर्मल एनर्जी मूवमेंट तो हो रहा है, उनमें थर्मल एनर्जी की वजह से मूवमेंट तो हो रहा है, लेकिन वो मूवमेंट करंट नहीं बना पा रहा है, उसका नेट एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाता है। दैट्स वाई जब हम किसी ऐसे कंडक्टर को टच करते हैं जिसमें बाहर से हमने बैटरी कनेक्ट नहीं कर रखी है, तो हमें करंट नहीं लगता। करंट नहीं लगने का मतलब समझ रहे हो, हमें एहसास ही नहीं होता है। वरना जब हम किसी ऐसे कंडक्टर को टच करते हैं जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, हमें पता भी है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी वायर है, बैटरी से कनेक्ट है कोई वायर है, तो तुरंत वो हमें पटका देगा, झिंगा लाला बना देगा, हमें करना भी मत ऐसा, ठीक है, करना भी मत, ठीक है। तो ये इसमें कोई बैटरी नहीं है। अगर मैं यहाँ बैटरी लगाऊं ऐसे और फिर इसको टच करूं, तब ये मेरे को उड़ा डालेगा, क्योंकि ये बैटरी मतलब एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल एजेंट है एक तरीके से, ठीक है। तो फिलहाल बैटरी तो नहीं है, ठीक है, ऐसे समझो बैटरी तो नहीं है, ऐसे समझो बैटरी नहीं है। अब क्या हो रहा होगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन ड्यू टू थर्मल एनर्जी है ना, थर्मल मोशन कर रहे होंगे, है ना, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, इसका कुछ टेम्परेचर होगा अंदर T1 T2, तो जहां जो टेम्परेचर डिफरेंस है विदाउट एनी फील्ड, ऐसे समझो विदाउट एनी फील्ड, है ना, विदाउट एनी फील्ड, ये रैंडमली मोशन कर रहे होंगे बहुत तेज, और इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत ज्यादा होती है भाई, इतना समझ जाएंगे आप, ठीक है। आप 10⁵ to 5 to 10⁶
के ऑर्डर की मान सकते हो। समझ रहे हो आप, इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो होती है बहुत ज्यादा होती है, 10⁵ से 10⁶, ये इस तरीके का डेटा आप इमेजिन करेंगे, ठीक है। ये इतनी मीटर पर सेकंड से भाग रहे, बहुत हाई स्पीड है यार, 10⁸ तो लाइट की स्पीड होती है, सोचो उससे बस 2 पावर कमी तो है, कितनी हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन जा रहा होता है। नहीं तो जब ये रैंडमली मूव कर रहे हैं, कोई इधर को जा रहा है, कोई इधर को, कोई इधर को, वो तेरी आपस में टकराएंगे, भिड़ेंगे, लड़ेंगे, ओहो क्या बात कर रहे हो, रैंडम मोशन है, रैंडम मोशन समझो, है ना, जिग जैग रैंडम मोशन समझो, आपस में भिड़ जाएंगे। तो पता है क्या होता है विदाउट फील्ड, क्योंकि इनको कोई रोकने वाला नहीं है, संभालने वाला नहीं है, बिगड़े हुए हैं, लाइक बोलते हैं ना लोग, मोहल्ले में बोल देते हैं तो बिगड़ा हुआ है भाई, कुछ भी कर रहा होता है, किधर भी जा रहा होता है, समझ रहे हो आप, ऐसे बोल देते हैं ना। लेकिन जब उसमें फोर्स लगता है, उसके घर वालों को पता चलता है भाई तू अब आज के बाद ना सीधा आएगा सीधा जाएगा, तो फोर्स लग रहा है, सीधा आ रहा है सीधा जा रहा है, तो एक पर्टिकुलर उसके पास मोशन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बन जाती है, ठीक है, एक इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, बट देयर इज नो फोर्स। तो पता है वो क्या बोल रहा है, हर इलेक्ट्रॉन के पास स्पीड है। मान लिया पहले इलेक्ट्रॉन के पास U1 है, दूसरे के U2, तीसरे के U3 एंड सो ऑन U1, है ना, हर इलेक्ट्रॉन के पास। बट ये जो स्पीड्स हैं इनके इक्वल, जो स्पीड्स ये कैरी कर रहे हैं, ये मतलब रैंडम डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसे U1 जा रहा होगा इधर को, तो हो सकता है U2 उसके अपोजिट ही आ रहा हो सकता है U3 इधर से टकराने के लिए इसके पास आ रहा हो सकता है U4 इसके पास टकरा रहा हो या इसके पास टकरा रहा हो, तो ये रैंडमली मूव कर रहे हैं। तो वो पता है क्या बोला, विदाउट एनी एक्सटर्नल फील्ड, अगर यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, थोड़ा सा समझो बस आप, इससे ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाने वाला, थोड़ा सा समझो जिससे थोड़ा सा एक सेंस आपके दिमाग में बन जाए कि अगर एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तो इनकी जो एवरेज स्पीड जब आप निकालोगे ना नेट, वो 0 आती है। अगर वो 0 आती है नेट एवरेज स्पीड, तो वो बोलता है कि थर्मल मोशन की वजह से नेट एवरेज इफेक्ट, मूवमेंट तो हो रहा होगा, मोशन तो चल रहा होगा, लेकिन नेट एवरेज स्पीड 0 आ रही है, तो ड्यू टू थर्मल मोशन, है ना, विदाउट एनी फील्ड, ठीक है, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, इलेक्ट्रिक करंट नहीं हो सकती, 0 होती है। इसीलिए कोई भी कंडक्टर आप ले लो, कोई भी, ठीक है, कोई भी एक रॉड ले लो, आयरन रॉड ले लो, उसको पकड़ो, करंट थोड़ी लगेगा। लेकिन अगर किसी ने बैटरी से कनेक्ट कर दिया उसको, तो देख जिंगल वाला बन जाएगा, समझिए, बाल गड़े हो जाएंगे, तो गड़बड़ आएगी नहीं। तो एक्सटर्नल फोर्स ने उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट करने के लिए मजबूर किया, उसका एहसास हमें हो जाता है, वो जो फ्लो होंगे वहां पे इलेक्ट्रॉन, उनका एहसास हमें होता है, उसको करंट लगना बोल देते हैं। तो समझ में आया, थोड़ा सा तो बेसिक क्लियर हुआ होगा कि क्या चल क्या रहा है सर। तो मतलब सर अगर करंट बनानी है तो सारे इलेक्ट्रॉन का एक पर्टिकुलर इफेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। रैंडमली वो मूव करेंगे लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो मूव करते हुए नजर आएंगे, मूव करते हुए उनका एहसास होगा, उनके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे अप्लाई करना ही पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों किसी भी कंडक्टर, हमें पता है, हम सबको पता है कि कंडक्टर के अंदर हमेशा मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर भी हमें करंट नहीं लगता अगर उसको हमने बाहर से बैटरी से कनेक्ट नहीं किया। लेकिन जैसे ही बैटरी से कनेक्ट करेंगे, जब हम उसको टच करेंगे तो हमें करंट लग जाता है। इसका मतलब तब करंट बनती है जब फील्ड अप्लाई करते हैं एक्सटर्नल, समझ गए। यानी बैटरी का यूज होता है जो रुके हुए इलेक्ट्रॉन्स है, जो उसके अंदर घूम तो रहे हैं लेकिन जिनकी एवरेज स्पीड 0 हो रखी है, ठीक है, समझ गए, उसको एक पर्टिकुलर मोशन दे देना, ठीक है, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी प्रोवाइड कर देना। बैटरी का काम होता है उनको मूवमेंट में रखना, ठीक है। बैटरी एक्सटर्नल कुछ भी सप्लाई नहीं करेगी, बस उनको मूवमेंट में रखेगी एक फोर्स अप्लाई करके, तो उससे एक करंट प्रोड्यूस हो जाती है, उनका फ्लो हमें दिखने लगता है, उनका जो मूवमेंट है उसका एहसास हमें होने लगता है। समझ गया लॉजिक? Yes, come on. Okay, boss, so थोड़ा सा आइडिया आपको लग गया होगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। Why we use the batteries, है ना, across the two ends of the any conductor, any conducting wire। समझ गए? अब लॉजिक क्या है, लॉजिक समझो पहले। तो अब हम क्या करने वाले हैं सर, अब हम एक कंडक्टिंग वायर लेने वाले हैं, कंडक्टर लेने वाले हैं प्रॉपर, एंड वी हैव टू अप्लाई द एक्सटर्नल फोर्स। मतलब अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक बैटरी अप्लाई करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो बेचारे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जा पा रहे। और जैसे ही आपने बैटरी अप्लाई की, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, ठीक है, जो चार्ज एक्यूमुलेट हो रखा था इसके अंदर, लेकिन उनका नेट मोशनल इफेक्ट जो था वो 0 हो गया था, है ना, वो 0 हो गया था, वो कोई करंट नहीं दे पा रहा था। अब आप खुद देखेंगे एक पर्टिकुलर करंट ये दे पाएगा, मतलब मूवमेंट तो होगा लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट होता हुआ नजर आएगा। तो प्लस बैटरी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, देखो प्लस से माइनस की तरफ होता है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इधर है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी डायरेक्शन इधर है। तो अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो याद करो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो अपोजिट लगता है ना, फील्ड के अपोजिट। मतलब इन हर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर लगेगा। और चूंकि आप पॉजिटिव चार्ज आ गया, देखो ना ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हर
इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा और इधर से नेगेटिव उनको रिपेल कर देगा, जो रुके होंगे वो भी आगे चलने लगेंगे। तो बैटरी का काम है इनको सपोर्ट कर रही है, इनको मूवमेंट देने के लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट दे रही है। आप ध्यान से समझ सकते हैं। हो सकता है ये रैंडमली जा रहे होंगे बट इनमें एक शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा, मोशन होती हुई नजर आएगी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बहुत सारे बच्चे ग्राउंड में, आप अपने स्कूल के दिनों को याद करो जरा, याद कर लो। आप अपने स्कूल के ग्राउंड में खेल रहे थे, बहुत भगदड़ मच रही थी, कोई किधर किधर भाग रहा था, मस्ती कर रहे थे। अचानक ही प्रिंसिपल आए, ठीक है, उन्होंने बोला चलो सब क्लास में चलो एंटर करो और लेक्चर स्टार्ट हो गया है। तो आप सब, और आपको लाइन से लेके जाया गया है ना, ऐसा नहीं कि कोई भी किधर को भाग रहा है। तो जब फोर्स लगता है बाहर से तो आप बिल्कुल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो जाते हो, फ्लो करने लगते हो, मूव करने लगते हो। समझ गए लॉजिक? तो फोर्स की वजह से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ओके, कम ऑन। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन इधर को मूव करते हुए नजर आएंगे, उसकी वजह से इनका जो पॉजिटिव चार्ज है यहां से जो बनेगा वो इधर को नजर आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और सारे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो गया इधर। तो जिस वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन इधर को जाएंगे, वो जो कांस्टेंट स्पीड के साथ जो इलेक्ट्रॉन इधर को जाएंगे, उस एवरेज स्पीड को नाम दिया जाएगा ड्रिफ्ट। ठीक है, वही होती है आपकी ड्रिफ्ट स्पीड उनकी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यू कैन से। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्चुअली यू कैन से। तो यही होती है आपकी, ठीक है, इसी को नाम दिया। जब वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन करने के लिए तैयार हो जाएंगे, चलने लगेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी बन जाती है। समझ गए लॉजिक? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये, समझ गए? वो जो एवरेज वहां पे आप निकालोगे उनका सबका, ठीक है, ये बनने वाली है। ठीक है, तो भाई अब यहाँ पे चूंकि इलेक्ट्रॉन इधर है तो इसके अपोजिट करंट, तो करंट ऐसे बनती हुई नजर आएगी इनकी वजह से सर्किट में। इसलिए हम बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकले, क्योंकि इधर से पॉजिटिव चार्ज इधर को जा रहा होगा ऐसे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इधर को आ रहे हैं। तो यार बेसिक मैंने समझाना था, अब मैं डिराइव तो नहीं करूंगा, एक भी रिलेशन डिराइव नहीं करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, हम यहाँ पे डायरेक्ट कंसेप्ट पे आएंगे, फॉर्मूला देखेंगे, उनका यूज करना सीखेंगे, न्यूमेरिकल कैसे आएंगे वो सब सीखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पे होने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे जो करंट बनी है, ये फॉर्मूला नंबर 1, ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये निकालनी है, यानी हमने निकालनी है करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में, यानी वी डी के टर्म्स में। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या, ये भी हम निकालेंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो इसके टर्म्स में निकालेंगे। ठीक है, तो यार देखो बेसिकली क्या करता है वो, बेसिकली थोड़ा सा आइडिया देता हूं। ये कंडक्टर था आपका, बिल्कुल था सर। तो बोलता है अगर इस छोटे से एक एलिमेंटल क्रॉस सेक्शन अगर यहां पे मैं कट कर लूं, यहां से इलेक्ट्रॉन्स, समझ ना, यहां से इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऐसे शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब यहां से यहां तक जा गए होंगे। तो ये जो है इसका टोटल जो वॉल्यूम है, देखो इसका एरिया है ए और इसकी जो लेंथ है कंडक्टर की वो है एल, लेकिन ये जो छोटा सा है इसकी जो लेंथ होगी ये डी एल, और इसने यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन्स ने यहां से यहां तक जाने में टाइम लिया होगा डी टी। ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, इसका वॉल्यूम। ठीक है, समझ गए? तो टोटल वॉल्यूम कितना है, ए इंटू एल है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी है वो इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितनी है, तो हम एन यूज करते हैं, स्मॉल एन, इसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो वॉल्यूम से आपको टोटल निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे करंट निकालने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं, हमें पता है टोटल चार्ज अगर होता है वो एन ई होता है, यहां से निकाल सकते हैं, वहां से करंट आ जाएगी, आई इक्वल टू क्यू बाई टी का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। जो आई होती है वो क्यू बाई टी होती है, और यहां से हम क्यू निकाल सकते हैं, एन की वैल्यू पुट करके इसमें वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके अपने आप आएगा। तो एक रिलेशन यहां से निकल के आता है दोस्तों, आई इक्वल टू एन ई ए, याद रखना आफ्टर ऑल आपने, एन ई ए वी डी, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फर्स्ट रिलेशन यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज द फर्स्ट रिलेशन यू हैव टू रिमेंबर, इलेक्ट्रिक करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ये है आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर अप्लाइंग द एक्सटर्नल फील्ड, ये बैटरी अप्लाई करने के बाद। ठीक है, एन क्या है सर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का नाम दिया गया है। ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये तो आप सबको पता ही होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन जो होता है, और एरिया उसका क्रॉस सेक्शन है, जो भी कंडक्टर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। सिंपल, यू हैव टू रिमेंबर दिस रिलेशन। मजा आएगा अगर ये रिलेशन याद है, आगे के सारे रिलेशन हाय रब्बा आसान होने वाले हैं, सिंपल। और अल्टीमेटली मैं कितना भी समझा दूं, यू हैव टू रिमेंबर सम बेसिक कंसेप्ट जो मैंने समझाया, एंड ऑल द फॉर्मूलाज, उन पर न्यूमेरिकल करेंगे उनको याद करने के बाद।
ये ही करना होगा आपको इस फर्स्ट फेज में। ओके, तो अब मैं आगे बढ़ूंगा होले 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 होले। पहले तो आप इसको देख लो कि क्या है रिलेशन, कैसे बनाना होता है, और मेन है कि ये रिलेशन आपको बस याद होना चाहिए बस। ठीक है, सारे टर्म्स पता होने चाहिए क्या है। ओके, अब आगे बढ़ेंगे वन बाय वन। ये तो बता दिया मैंने जब भी कभी। अच्छा सर पता कैसे चलेगा कि भाई जो न्यूमेरिकल आएगा कि यही फॉर्मूला यूज होगा? जब भी कभी भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैलकुलेट करने की बात करेगा और गलती से करंट गिवन होगी, समझ गया, करंट गिवन होगी, तो समझ जाना भाई इसी से करना होता है। ठीक है, इसी से करना होता है, या करंट निकालनी है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता है तो इसी से करना होता है। इतना सा तो ध्यान रख ही सकते हैं यार, क्या बात कर रहे हो यार। ओके सो जो भी बाकी इसमें सारे रिलेशन है सबको डिस्कस करने वाले हैं, फिर उन पे डिपेंडेंट जो न्यूमेरिकल होंगे उनको सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया बेसिक मैकेनिक्स मैंने आपको बता दिया, सारे फॉर्मूले वाली बातें हैं यहाँ पे। डिराइव करके फॉर्मूले निकालेंगे, लेकिन डिराइव नहीं करेंगे, मैं डायरेक्ट बताऊंगा, एप्लीकेशन करना बताऊंगा, वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉम्पिटिशन के लिए जा रहे हैं हम, समझ गए ना। यस, तो यहाँ पे अब देखो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, सारे इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है इधर को है, तो ड्रिफ्ट स्पीड की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। बिल्कुल, अगर आपसे पूछ ले रिलेशन, ये रिलेशन वाइज लिखना, पहला रिलेशन बता दिया, दूसरा रिलेशन बिटवीन वीडी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई किया आपने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। डिराइव करते थे आप इसको, वो डिराइव करने वाला जो रिलेशन है वो डायरेक्ट लिखूंगा मैं यहाँ पे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो आपके पास आएगी ई टाउ बाई एम, बस आपको इसमें यूज होने वाले टर्म्स पता होने चाहिए, बात खत्म हो जाती है। ठीक है, अच्छा अगर वेक्टर में लिखूंगा तो वेक्टर इस पे आएगा, वेक्टर इस पे आएगा और माइनस साइन आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। एक्चुअली में फॉर्मूला जब यूज करोगे न्यूमेरिकल करने के लिए तो मैग्नीट्यूड ही लेना है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ही लेना है, ई टाउ बाई एम, मैग्नीट्यूड लेके सॉल्व करना है। अब यहाँ पे जो टर्म्स है उनको समझ लो, ये तो मास है, ये तो पता होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो है और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है, ये टाउ क्या है, ये टाउ क्या है, इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम यानी टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं तो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम लगता है उनको कोलाइड करने में, वो उसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। यू जस्ट रिमेंबर इट। ओके, ये रिलैक्सेशन टाइम है, याद रखेंगे आप इसके बारे में, फॉर्मूला है। तो सर इसका यूज कब होगा? जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछेगा, ये ही रिलेशन यूज होगा, क्योंकि बाकी सारी चीजें आप देख सकते हो एज इट इज चलेंगे। इसमें ये और ये वैल्यू यहाँ पे वेरी कर रही है एक तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है इस फॉर्मूले से कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो माइनस ऑफ ई है, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है अपोजिट होती है जी, समझ गए जी। ओके जी, चलो जी, ये हो गया टू यानी तीसरा करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को डिनोट करते हैं जे से, और करंट डेंसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, करंट डेंसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान से रिलेशन देखो दोस्तों, पहले इसके एनालिसिस बाद में करूंगा, पहले आप देख लो। अगर आप रिलेशन देखो ध्यान से, रिलेशन मैंने लिखा है I = NEAVD। ठीक है, अगर मैं करंट को पर यूनिट एरिया निकालूं, मतलब I / पर यूनिट एरिया है ना, तो इधर बचेगा NEVD। ठीक है, और ये I/A जो है इसी रेशियो को बोलते हैं J, यानी करंट डेंसिटी NEVD। बस ये रिलेशन हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज द करंट पर यूनिट एरिया, जो कि कंडक्टर होगा उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, पर यूनिट कितनी करंट वहां से पास हो रही है, और नॉर्मल टू द एरिया नॉर्मल होना चाहिए सरफेस के हमेशा। ठीक है, तो ये नॉर्मल एरिया होता है, ध्यान रखना। तो देयर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी यू कैन से रिलेशन, मैं रिलेशन वाइज लिखा रहा हूं, बिटवीन वीडी एंड जे को मैं और अलग से एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, अभी आप देख लो इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, सो यहां पे आप ध्यान रखेंगे, तो जब भी कभी वो करंट डेंसिटी की बात करेगा, और करंट डेंसिटी के केस में जो उसका फॉर्मूला है वो I/A है, ना तो करंट दी ना जे दिया, उसने ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे दी, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। सिखाऊंगा मैं आपको हाउ टू अप्लाई कुछ क्वेश्चंस करा के। ठीक है, बट आप पहले रिलेशंस पे ध्यान रखें, रिलेशन तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो वहां पे मूव कर रहे हैं उनकी डेंसिटी है, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, और ये उसका चार्ज है। बाकी तो आप समझदार हैं। तो ये रिलेशन, 3 रिलेशन हो गए। ठीक है, ये दूसरा था और ये तीसरा था, पहला मैंने ऑलरेडी ये आपको बता ही दिया है। ठीक है, तो ये सब कुछ यूज होगा, और ये डायग्राम एज इट इज याद रखना है। अब जितने भी रिलेशन है पहले उनको कवर अप कर लेते हैं, उसके बाद इनको मैं समझाऊंगा आपको, सिखाऊंगा आपको न्यूमेरिकल कैसे करने हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, करंट डेंसिटी के बारे में बात कर रहा था, यानी जो थर्ड फॉर्मूला आपने लिखा है यहाँ पे, अभी हमने जो निकाला था I = NEAVD, ये बहुत बेहतरीन रिलेशन है,
करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच अगर आप इसको भी याद रख के चलेंगे अपने दिमाग में, तो फिर आप काफी कुछ इजी हो जाएगा आपके लिए। यानी काफी प्रॉब्लम जो अभी तक मैंने देखी है, जो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हैं, वो इसी रिलेशन के इर्द गिर्द घूमते हैं। कभी वो करंट पूछ लेता है, कभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछ लेता है, कुछ भी बना सकते हो आप यहाँ से भाई, मैक्सिमम रिलेशन इसका यूज करके आप बना सकते हो। तो ये ब्रह्मास्त्र है आपके लिए, इसको तो आप माइंड में सेट करके रखो बस, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे जे की, यानी करंट डेंसिटी, ठीक है जी। करंट, ओके, जैसे कि मैंने आपको बोला जे एक वेक्टर है, एक करंट डेंसिटी। तो आप बोलेंगे सर इसकी डायरेक्शन क्या होगी? देखो सपोज कोई कंडक्टर है हमारे पास, कोई वायर है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल है, ठीक है। तो मान ले यहाँ पे क्रॉस सेक्शन ये यूनिफॉर्म टाइप का ही मान के चल रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसका जो क्रॉस सेक्शन है, इससे जो करंट पास हो रही है, सपोज करो इससे जो करंट पास हो रही है, तो डेंसिटी की जो करंट डेंसिटी है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो सेम करंट के डायरेक्शन में होती है, ठीक है। करंट की डायरेक्शन में होगी, ठीक है। करंट की उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से जो भी चार्ज पास हो रहा होगा, जो करंट पास हो रही हो, करंट की डायरेक्शन में लेना है, बस ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपने इसको डिफाइन कैसे किया था? इसको डिफाइन किया था करंट पर यूनिट एरिया, और ये जो एरिया है ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, जो भी सरफेस होगा उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो J इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं I बाई A, पर यूनिट एरिया, जो परपेंडिकुलर एरिया होता है सरफेस के, ठीक है। बट कभी कभी अगर ऐसा हो जाए, सपोज करो एरिया की जो डायरेक्शन है, आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो एरिया की डायरेक्शन है, देखो ये एरिया जो है ये इस सरफेस के, जैसे मेरा हाथ है ना, एरिया जो वेक्टर है, जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में नहीं पढ़ा था, जब फ्लक्स हमने पढ़ा था तो वहां पे मैंने आपको बताया था। तो इसका जो फेस्ड एरिया है वो इधर को है, और जो डेंसिटी की डायरेक्शन है वो भी इधर को ही है, मतलब जो करंट जा रही होगी इधर को, तो करंट डेंसिटी, तो दोनों के बीच का एंगल है 0। तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, व्हेन बोथ वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन। बट कभी कभी अगर ऐसा हो जाए कि भाई देखो ये एरिया की जो डायरेक्शन है वो इधर को चली गई, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर, तो एरिया डायरेक्शन हो गया इधर, और जो करंट डेंसिटी है वो अभी भी इधर ही है। तो इनके बीच में कुछ एंगल अगर बन जाए, है ना, इन दोनों के बीच में, तो वी हैव टू टेक द कंपोनेंट ऑफ द एरिया वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ जे। जे की डायरेक्शन में लेना है, ठीक है। तो आप ले लेंगे a cos थीटा, सिंपल। तब आप कैसे लिखेंगे इसको जे को? तब आप लिखेंगे I ओवर a cos थीटा, तब आप ऐसे लिखेंगे। और I अगर आपको लिखना होगा तो j a cos थीटा, ये भी वेक्टर, तो I को आप लिख सकते हैं स्केलर मान के, दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ j और a। अगर ये यूनिफॉर्म टाइप का है तो डॉट प्रोडक्ट आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर वेरिएबल है, स्मॉल एरिया के लिए आप बात करोगे तो करंट आपको कैसे लिख सकते हो? करंट को लिख सकते हो आप j डॉट a dA, स्मॉल एरिया के लिए, टोटल के लिए इंटीग्रेट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है बॉस, समझ गए आप? ये आपने याद रखना है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है इसका, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब इसकी जो डिफरेंट सिचुएशन बनती है, डिफरेंट जो इसकी रिलेशंस बनते हैं, वो सारे रिलेशंस पे आपने फोकस करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल कहीं से भी आ सकता है। न्यूमेरिकल आने के लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही देखा गया है, ठीक है। आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। अब जो मैंने यहाँ पे बताया वो क्या बताया आपको, देखो, ठीक है। हमें बताया अभी यहीं से निकाला था हमने कि जे होता है I बाई A, तो जो जे की वैल्यू यहाँ से निकल के आई थी वो आई थी, ये क्या लिखा मैंने, दिस इज नॉट वेटेड, दिस इज n, सॉरी दिस इज n, है ना, n, तो a तो बाहर निकाल दो, तो NeVd, तो ये j का फॉर्मूला बना था आपके पास, ठीक है। ये था j का फॉर्मूला। तो n इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, Vd आपकी पास है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो वहां पे चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स है उनके ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो ये रिलेशन बिल्कुल एकदम बेहतरीन तरीके से आपके दिल और दिमाग में सेट हो जाने चाहिए। अब तो बना लोगे ना, सारी सिचुएशन कैसे डिफाइन करनी है, सारी चीज कैसे डिफाइन करनी है, ठीक है बॉस। अब दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस को आप कैसे डिफाइन करते हो इन सारी सिचुएशन के थ्रू। एक्चुअली में ये है क्या? रेजिस्टिविटी जो बनी है वो किस चीज से मिलकर बनी है, रेजिस्टेंस जो बना है वो किस चीज, रेजिस्टेंस नहीं पढ़ रहे हम, बट हम देखेंगे उसका रूट क्या है, बना कहां से है, कैसे बना है, ये सारी बातें हम करेंगे। उसके बाद जल्दी मैं पहुंच रहा हूँ न्यूमेरिकल पे, बस 3 इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। उसके बाद न्यूमेरिकल देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करने हैं। फिर बोल रहा हूँ सारे न्यूमेरिकल फॉर्मूला बेस होते हैं, बस जो आपको टिपिकल इसमें पड़ेगा वो पड़ेगा कैलकुलेशन पे आपने बस फोकस करना है, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन तो उसका इजीली होने वाला है, आपसे ज्यादा दिमाग नहीं लगेगा, ठीक है। ओके, सो फॉर्मूला नंबर 4 पे हम चल देते हैं, 4 ही होगा, आप चेक कर लेना। फॉर्मूला नंबर 4 मैंने यहाँ पे लिखी है रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। रेजिस्टेंस तो चलो हम डिटेल में पढ़ेंगे ना, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, उसकी तो कोई टेंशन नहीं, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ पे बेसिक बताऊंगा इसका। रेजिस्टिविटी जिसमें फॉर्मूला आता है, देखो यहीं से बना सकते हो आप, ठीक है। यहां से बनाओगे क्या, ध्यान से समझो, यू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ दिस Vd आपको पता है क्या आती थी, मैंने लिखा था सेकंड फॉर्मूला जो लिखा था मैंने, E टाउ बाय m, मतलब इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड Vd की वैल्यू पुट कर दो। तो जैसे आप पुट करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करके दिखा रहा हूं, NEA
तो ये आ जाएगा ई ई टाउ बाय एम उत्तरी, और ई है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल है सर। हमें क्या करना है, कुछ रिलेशन बनाना है, तो हम और किसकी वैल्यू यहाँ पटक सकते हैं, एन तो एन है, ई तो ई है, ए तो ए है, मास तो मास है, ई तो ई है, तो थोड़ा सा और अच्छे से लिख लो, तो एन ई स्क्वायर ए टाउ बाई एम अलग कर दो, वी ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको लिखा जा सकता है पोटेंशियल डिफरेंस ओवर द जो उसकी लेंथ होगी जिसके अक्रॉस वो है, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं v बाई एल, जो कंडक्टर की लेंथ है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है वो लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है सर। अब अगर आप बहुत क्लियरली ध्यान से देख पा रहे होंगे ये क्या चल रहा है, तो यहां से v निकालो, देखो v इज इक्वल टू हम निकाल सकते हैं यहाँ पे ये जो m इंटू एल है ये इधर आ जाएगा, तो एम एल इंटू आई, और नीचे ये पूरी वैल्यू आ जाएगी एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ, ठीक है ना बॉस। तो देखो v इज इक्वल टू दिस, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें ये जितनी भी वैल्यू है ये किसको बता रही है, ये एक किसी एक तरीके की जो प्रॉपर्टी होती है किसी भी वायर की, किसी भी कंडक्टर की, उसको रिप्रेजेंट कर रही होगी किसी तरीके से। मतलब अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो ओम्स लॉ, अभी हमने पढ़ा नहीं है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग होता था v इज इक्वल टू आई आर, तो आई है और उसके साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, जो रेजिस्टिव पावर होती है किसी भी मटेरियल की, ठीक है। तो ये जो टर्म यहाँ पूरा का पूरा आपको मिल रहा है इसको रेजिस्टेंस बोला गया, देख लो उसके अकॉर्डिंग इसको रेजिस्टेंस बोला गया, यानी रेजिस्टेंस का जो वैल्यू हमें मिला वो मिला m इंटू एल लेंथ ओवर एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ, ये एक्चुअल फॉर्मूला है। अब आप ध्यान से देखो रेजिस्टेंस का ये एक्चुअल फॉर्मूला है, और रेजिस्टेंस इस पे डिपेंड करता है बेसिकली। मास है कांस्टेंट रहेगा, n जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वहां पे, चार्ज ये सब कांस्टेंट है, रिलैक्सेशन टाइम। अब अगर आप इसको थोड़ा सा और अच्छे से रीअरेंज करोगे तो ये आएगा m ओवर एन ई स्क्वायर टाउ अलग कर दो इंटू एल बाई ए अलग कर दो, क्योंकि वायर का जो है वायर के अंदर उसके जो इलेक्ट्रॉन्स का मास है वो तो सेम ही रहने वाला है, इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, चार्ज, रिलैक्सेशन टाइम, लेंथ चेंज की जा सकती है, एरिया चेंज किया जा सकता है। तो यानी जो रेजिस्टेंस है ना वो वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करता था, नहीं करता है ना, आपको थोड़ा सा याद होगा। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो उस कंडक्टर की लेंथ और एरिया के चेंज होने से चेंज हो सकता है, इसका जो लेंथ है एरिया है, बट ये वाला जो फैक्टर है तो कांस्टेंट है, मटेरियल की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि सारी मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टीज है, देखो मास, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन और रिलैक्सेशन टाइम, तो ये जो वैल्यू है इसको रेजिस्टिविटी कहा गया। सब कुछ एक दूसरे से रिलेटेड है भाई, ध्यान से समझना, इसको रेजिस्टिविटी कहा गया। यानी बिल्कुल इसकी तरह जो रेजिस्टिविटी आपके पास आई वो आई है रो इज इक्वल टू, देख सकते हो आप, m ओवर एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। दिस इज योर रिक्वायर्ड फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी, समझ गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है यार, यू डोंट वरी अबाउट दैट। आपने बस थोड़ा सा याद रखना है, ये सब कुछ नहीं करना है, तो मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया। रेजिस्टेंस पे फॉर्मूला डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे नहीं आएगा, इससे मिलकर जो रेजिस्टेंस बना आपने फॉर्मूला पढ़ा था R इज इक्वल टू, इसकी जगह हम लिख देंगे रो L ओवर ए, याद करो ये पढ़ा था आपने। हमने तो इस पे फोकस करना है। हाँ, तो अगर कोई आपसे पूछे या आप मेरे से पूछो सर हमें याद कौन से करना है, रेजिस्टेंस के लिए ये पता होना चाहिए, जो कि पता है। रेजिस्टिविटी के लिए इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेशन पूछा जा सकता है, ठीक है, ये रिलेशन पूछा जा सकता है, ये रिलेशन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए न्यूमेरिकल के लिए। बाकी ये तो बहुत डिटेल एनालिसिस मैं आपको कराने वाला हूँ, उसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है। रेजिस्टिविटी के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में आपको पता होना, बहुत एनालिसिस करेंगे। फिलहाल फॉर्मूले कौन से इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ये कितनी बेहतरीन रिलेशन है, इससे काफी रिलेशन हमने निकाले हैं, काफी रिलेशन आप निकाल सकते हो, समझ गए ना आप। तो कितनी चीजों पे आपने ध्यान देना है और अपने अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिस्ट बना लेना मस्त तरीके से। अब आपको किसी तरह की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, समझ गए। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कर लूंगा रेजिस्टिविटी के ऊपर, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में केवल एंड केवल बात करूंगा रेजिस्टेंस और ओम्स लॉ से रिलेटेड, क्योंकि वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, उस पर क्वेश्चन आने के चांस बने रहते हैं, ठीक है भाई। देख लो सबको सामने है। अब आप इंतजार कर रहे होंगे सर अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल करने वाले। बस एक छोटा सा टर्म यहाँ पे बचा है, छोटा सा टर्म मैं आगे लिखूंगा, इसको हटा रहा हूं, ठीक है। मोबिलिटी की हम बात करेंगे, ओके। सो जल्दी से मैं आपको बता देता हूं नेक्स्ट फॉर्मूला जो 5th वन है, इस पे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है मेंस में, जेई में, और ये आने के काफी चांस बने रहते हैं अभी करंटली, ठीक है। सो अगर हम बात करें, देखो फॉर्मूले यहाँ पे मैटर कर रहे हैं। मोबिलिटी को हम म्यू से डिनोट करते हैं, और मोबिलिटी का मतलब होता है मोबिलिटी ऑफ चार्ज, जो चार्ज है उनकी जो मोबिलिटी होती है, इसको डिफाइन किया गया है जो ड्रिफ्ट स्पीड है डिवाइड बाय इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ड्रिफ्ट स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। इस रेशियो को नाम दिया गया था मोबिलिटी,
समझ गया आप? ओके, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो उसकी रिस्पेक्ट में जो उनका मोशन हो रहा है, जिस स्पीड के साथ वो मोशन कर रहे हैं, उस रेशियो को बोला गया मोबिलिटी। ओके, अब देखो एक स्टैंडर्ड रिलेशन तो इसका ये हो गया, मतलब आप ई को अगर लिखना चाहो तो आप लिखोगे म्यू इंटू वी डी, ठीक है, इस तरीके से स्टैंडर्ड वे में। अब वी डी की अगर आप वैल्यू पुट कर दो, चलो करो, तो कितना आएगा देखो, ई टाउ बाई एम, और ई पहले से ही है, ये हो गया कैंसिल, तो मोबिलिटी की वैल्यू आ गई ई टाउ बाय एम। दिस इज द रिलेशन, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो ये आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो उसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है, आपकी मर्जी, आप अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो ये रहा मोबिलिटी, आपने फॉर्मूले पे ध्यान देना है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सिक्स्थ फॉर्मूला क्या है, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, ठीक है। कंडक्टिविटी को आप कैसे डिनोट करेंगे, देखो भाई, आप किसी भी कंडक्टर की बात करेंगे तो उसकी कंडक्टिविटी तो होगी, ऑब्वियस है, जब तभी तो कंडक्ट कराएगा करंट को। तो कंडक्टिविटी को बेसिकली आप सिग्मा से डिनोट करेंगे, और वो रेजिस्टिविटी जो रो है उसके अपोजिट होती है, तो आप देख सकते हैं 1 बाई रो, तो रो का जो भी फॉर्मूला आया था उसका रिवर्स कर देंगे आपका आंसर बन जाएगा। तो सिग्मा इज इक्वल टू लिखेंगे 1 बाई एम ओवर एन ई स्क्वायर टाउ, तो सिग्मा आ जाएगा एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम। तो दिस इज योर कंडक्टिविटी, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, मतलब ये पता होना चाहिए बस, ये तो चलो आप निकाल ही लोगे, क्योंकि रजिस्टिविटी तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है, हो नहीं सकता, ठीक है, ओके, हो सकता है बॉस, ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों, यूनिट वगैरह आप खुद भी बनाते रहेंगे, खुद भी निकालते रहेंगे, उसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला पता है, तो यूनिट वगैरह तो हम बना ही सकते हैं, उसमें तो कोई पंगाइच नहीं है। अब देखो, आपको जो मैंने अभी अभी बताया था कि वी आर जो था वो रो एल अपॉन ए था, और रो की जो वैल्यू हमने निकाली थी अभी अभी, वो निकाली थी एम ओवर एन ई स्क्वायर इंटू टाउ, ठीक है। तो यहां से ये फॉर्मूला बना था, और ये जो फॉर्मूला हमने अभी अभी बनाया था, v इज इक्वल टू, मैंने लिखा था कुछ भी जो वैल्यू आ रही थी निकल के आ रही थी एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ओवर ए, ये इंटू आई, तो यहां से बनाया गया था ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ की जो फॉर्मूला निकाला गया वो इसके अकॉर्डिंग निकाला है, उसका जो वेक्टर फॉर्म है वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है, उसका वेक्टर फॉर्म। फिलहाल आप ये सारी चीजें इसी तरीके से याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थी इतनी सी कहानी, मेरी जुबानी, जो यहाँ पे हमने डिस्कस करनी थी बढ़िया तरीके से, मस्त तरीके से, तो कोई टेंशन नहीं लेने का। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इस लेक्चर में इतने फॉर्मूले ही हमने डिस्कस करने थे। अब कुछ न्यूमेरिकल करा देता हूँ, न्यूमेरिकल बहुत जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के जो सारे कंसेप्ट है वो तो मैं आगे बताऊंगा। यहाँ तो हमने फॉर्मूले बना के देख लिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। ओके, come on, here we go. Okay, so here we go and this is the first question. Okay, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं, आप इसको जल्दी से पढ़ लेंगे, और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसमें जो डेटा गिवन है पहले उसको लिख लिया करो, फिर जो पूछा गया उसका फॉर्मूला सोचा करो, और फॉर्मूले जितने मैंने यहाँ बताए उन सब में से कोई ना कोई एक यूज होगा, और उसी का यूज करके आप क्वेश्चन सॉल्यूशन कर सकते हो इजीली। बट हाँ, ध्यान देखना, मैं जब क्वेश्चन करूंगा ना आपको बताऊंगा अभी फंसेंगे कहाँ, वो चीज आपको सिखानी जरूरी है। फॉर्मूला याद होगा, अब यार देख, अगर फॉर्मूला ही नहीं पता है तो फिर पंगे है ना, फिर तो कुछ नहीं कर सकता, मैं भी कुछ नहीं कर सकते, आप भी, फॉर्मूला ही नहीं याद है। फॉर्मूला याद होने के बाद क्वेश्चन नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम कैलकुलेशन फंस रहे हैं, तो कैलकुलेशन फोकस करना है। तो चलो देखते हैं। उसने बोला इन ए कंडक्टर इफ द नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब स्मॉल एन की वैल्यू दे दी, स्मॉल एन की वैल्यू दे दी आपको, कितनी दी है सर? उसने बोला है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 8.5 10 to power 28, 8.5 10 to power 28 मीटर, क्या है ये? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाँ, पर मीटर क्यूब हो जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। तो यहां पे बोल रहा है मीन फ्री टाइम, मीन फ्री टाइम मतलब उसका जो रिलैक्सेशन टाइम है वो आपको दे रखा है 25 fs। अब यहां फंसोगे वो, ये fs क्या है? सेकंड तो चलो समझ में आता है, ये fs क्या है होले होले देखेंगे। आगे बोल रहा है कि इट्स अप्रोक्सीमेट रेजिस्टिविटी इज, तो रेजिस्टिविटी पूछ रहा है, ठीक है जी। तो यार ये होता है फेम्टो, फेम्टो, ठीक है, एस मतलब सेकंड, फेम्टो सेकंड है, ये स्मॉल यूनिट आप मान सकते हैं। यहाँ पे इसने दे भी रखा है फेम्टो सेकंड, यस इसने दे भी रखा है। तो उसकी वैल्यू क्या होगी? जैसे फर्मी मीटर डिस्टेंस के लिए होता है एफ यूज होता था ना, तो यहाँ पे भी सेम। तो जब आप टाउ की वैल्यू निकालोगे सेकंड में, तो 25, 1 फेम्टो होता है 10⁻⁻15 सेकंड के। तो बस इतना जरूर याद रखना। देखो यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए था एग्जाम में, वैसे तो उसने दे रखा है बट वैल्यू नहीं उसने बताई है, ठीक है। फेम्टो आपको बोला है फेम्टो, है ना, और सेकंड, ठीक है जी। हमें रेजिस्टिविटी चाहिए। अब ऐसा कोई फॉर्मूला जो रेजिस्टिविटी का आपके पास हो, एन है, टाउ है, तो हमें तो पता है भाई ये होता है एम ओवर एन ई स्क्वायर टाउ, यूज कर लो, हो गया ना, कहानी खत्म। देखो फॉर्मूला याद है, फंसेंगे कहाँ? कैलकुलेशन में।
कैलकुलेशन में, ठीक है। तो देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, दे रखा है या नहीं दे रखा तो आपको याद होना चाहिए, 9.1 × 10⁻31, ओके। सो 9.1 × 10⁻31, एन की वैल्यू दे रखी है, यस, 8.5 × 10⁻28 इंटू ई क्या है 1.6 × 10⁻19 और इसका स्क्वायर भी तो है, और इंटू टाउ, टाउ है रिलैक्सेशन टाइम 25 × 10⁻15। सॉल्व करना भाई, इसको तेल निकल जाएगा, देखो यही समझना है बस, सॉल्व करो उसका तेल निकल जाएगा। और अच्छी बात यह है कि इसमें जो क्वेश्चन है वो अप्रोक्सीमेशन में दे रखा है और उसने बोला है 10⁻⁻7 -5 -6 या -8। तो अगर आप थोड़ा स्मार्टली काम करोगे तो पहले पावर्स को एडजस्ट कर लो, 9.8 अलग कर दो, ठीक है, नीचे 8.5 अलग कर दो, नीचे 16 का स्क्वायर है तो 1.6 × 1.6 अलग कर दो पहले ही, ठीक है, और यहाँ पे 25 अलग कर दो पहले ही, ठीक है, और ऊपर है 10⁻31, ये 28 है, ऊपर जाएगा 10⁻28 हो जाएगा, ये 19 × 2 38 ऊपर जाएगा 38 हो जाएगा, समझ रहे हो आप, ठीक है, नीचे से ऊपर जाएगा प्लस में और ये भी ऊपर जाएगा 10⁻15 हो जाएगा। तो इतनी पावर है मेरे ख्याल से, बाकी इनको आप मल्टीप्लाई वगैरह करके चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं इनका पूरा एनालिसिस करूंगा तो ये -31 है, ये 38 है, पूरा एनालिसिस करूं मैं, पहले पावर्स को ही देख रहा हूं। तो -31 38 तो 7 हो जाएगा, और ये 15 है प्लस का ये 28 है, 10⁻28 इंटू 10 यहाँ पे 7 बचेगा, 5 यानी 22 होना चाहिए, ठीक है। तो ये बचेगा 10⁻⁻6, ठीक है, -6, हाँ हो ओके। अब आप इसको लिखेंगे रो इक्वल टू 9.1/8.5 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 25 और यहाँ पे 10⁻6 आ रहा है। ऑप्शंस में जो है -6 है बिल्कुल है, तो उसको आप टिक नहीं करेंगे, -5 है बिल्कुल है, 7 भी है, 8 भी है, मतलब सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो मतलब यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन में अगर जाएंगे तो ये नंबर्स को आपको मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे दिमाग लगाओ, सॉल्व करो और मेरे को बताओ 10⁻8 ओम मीटर इसका आंसर आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है रजिस्टिविटी की जो यूनिट है वो होगी ओम मीटर, ये तो पता ही होगा ना, यूनिट ऑफ द रजिस्टिविटी कहां से निकालोगे, R = ρl/A, ये है ओम, ये है मीटर और ये है मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट बचेगी ओम मीटर, समझ गया, ओम मीटर, ये इसकी यूनिट बचेगी। तो ये आंसर उसने दिया है, तो ये आप सॉल्व करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, आपको खुद पता चल जाएगा। सर क्वेश्चन तो इजी था पर कैलकुलेशन फंसा रही है, समझ गए आप, कैलकुलेशन फंसा रही है सर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए और कैलकुलेशन आनी चाहिए, इसी की प्रैक्टिस आपने करनी है। अब हम चलेंगे, चेक कर लेना आंसर इसका ये है, ठीक है, चेक कर लेना आप सॉल्यूशन करके। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि मैंने आपको बोला, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, फिर पढ़ने के बाद डेटा को लिख लेंगे, फिर ये देखेंगे क्या पूछा गया है और जो पूछा गया उसका फॉर्मूला कहां से हमने कैसे यूज करना है, उसका फॉर्मूला क्या है, तो मजा नहीं आ जाएगा। देखो मैं बोल रहा हूँ ना, फॉर्मूला याद हो तो आप कैलकुलेशन में फंस सकते हो, कैलकुलेशन पे ही फोकस करना अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आते हैं। उसने बोला ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विद 1.5 एम्पीयर ऑफ करंट फ्लो इन अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 5 mm²। ओके, तो करंट दे रखी है 1.5 एम्पीयर, यही है ना, पक्का पक्का, यस, और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो भी दे रखा है 5 mm², मीटर में बदलना पड़ेगा, mm में है, ठीक है। उसने बोला v है ड्रिफ्ट स्पीड, जो ड्रिफ्ट स्पीड है उसकी वो v है, अच्छी बात है। इफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन कॉपर इज दिस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब स्मॉल n, और इसकी वैल्यू कॉपर के अंदर दे रखी है 9 × 10⁻28 मीटर पर मीटर क्यूब, तो ऊपर जाएगी -3 हो जाएगा ना। द वैल्यू ऑफ v इन mm पर सेकेंड, mm में निकालना है, यानी इस v की वैल्यू निकालो mm में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है, अब अल्टीमेटली ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है। ओके, बाकी सब कुछ पता है। अब देखो, जब भी करंट गिवन हो और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछे, यार सबसे पहला फॉर्मूला कुछ सोचना ही नहीं है, NEAVD, ये तो बिल्कुल क्लियर बताया है क्वेश्चन में, ठीक है। करंट दे रखी है, ये चाहिए उसको, तो VD निकाल लो यहाँ से, तो I कितना है 1.5, डिवाइड में ये आ जाएगा, n है आपका 9 × 10⁻28, ठीक है सर, और E होता है 1.6 × 10⁻19, एरिया दे रखा है आपको कितना 5, तो इसको पहले स्टैंडर्ड ही चेंज कर लो, पता चला चेंज नहीं किया, -3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको, VD को सॉल्व करेंगे, देखो कर लेंगे, बट आपने बस ये नंबर को मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड करना है, फिर ये पावर एडजस्ट कर लेना है, तो पावर के अकॉर्डिंग इसको आपने सॉल्व करना है, और इसमें कोई पंगा आपको होना नहीं चाहिए। आंसर इसका मैं देख लेता हूँ कितना दे रखा है, आंसर की वैल्यू दे रखी है 0.02, ठीक है, तो इसका आंसर 0.02 mm/सेकेंड आना चाहिए, mm में, समझ गए आप, mm में निकालना है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, नो प्रॉब्लम, कैलकुलेशन करेंगे, मेरे को बताएंगे ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये इसका आंसर दे रखा है। बट मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं उसको समझो, फॉर्मूला है ना, आफ्टर
जो गिवन डेटा उसको पहचानने के बाद आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है और आप फंस कहाँ रहे हो, कैलकुलेशन। बस उसी की प्रैक्टिस करो घर पे, बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करना है, मस्त तरीके से। ओके, तो बाकी क्वेश्चंस आप खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने बस फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन नॉर्मली फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। तो थोड़े से क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा दिया है कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा लेक्चर, एंजॉय करना, इसको प्रैक्टिस करना, बढ़िया बेसिक लेवल के सारे कंसेप्ट हैं। एक क्वेश्चन आने का 100% चांस यहीं से आता है, तो अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाना, फॉर्मूले लिस्ट बना लेना, ये सबसे जरूरी है, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर बहुत औसम होने वाला है। आगे की पूरी जर्नी नेक्स्ट चैप्टर पे हमारी डिपेंड करने वाली है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और ओम्स लॉ से रिलेटेड। ये आपको भी पता है, मेरे को पता है। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।